नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब के इस चैनल पर। मैं प्रमोद आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ सुपर टेट का पहला टॉपिक लेकर के। और ये केवल सुपर टेट में ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि सी टेट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभेद जिसको कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ से सुपर टेट और सी टेट दोनों में क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। और एक दो क्वेश्चन तो गारंटी है कि एक क्वेश्चन यहाँ सुपर टेट का भी पूछा जाता है और एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लगभग सी टेट में आता है। कई बार 2-3 क्वेश्चन यहाँ से उठ जाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी महत्वपूर्ण होता है। एज ए टीचर जब आप क्लासरूम में इंटर करते हो तो जो सबसे अहम बात होती है, जिसको एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो जाने इसको, समझे इसको, व्यक्तिगत विभेद। क्योंकि जब आप बच्चों के बीच उपस्थित हो रहे हो पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहला काम है, जब आप क्लासरूम में एंट्री करोगे तो तुरंत आप पढ़ाना नहीं शुरू कर दोगे। आप कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखोगे। ऑब्जर्वेशन आपका होता है कि क्या सारे बच्चों की क्षमताएं एक जैसी हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। तो इन्हीं मुद्दों को क्लियर करने के लिए कि व्यक्तिगत विभेद को कैसे पहचाने, क्लासरूम में कितने प्रकार की विभिन्नता हो सकती है, डिफरेंसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन तमाम बातों की जानकारी इस एक टॉपिक से आपको मिल जाती है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। अब प्रयास करूंगा कि कंटिन्यू आपको वीडियो में उपलब्ध करवाता रहूं पीडीएफ के साथ साथ, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी सुविधा होगी इस लॉकडाउन के दौरान, और आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे सुपर टेट के एग्ज़ाम को लेकर के। क्यों? क्योंकि जैसे ही 69,000 क्लियर होती है, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी प्राथमिक की वैकेंसी आएगी। इसलिए जितने लोग भी क्वालिफाइड हैं यूपी टेट और सी टेट, या आने वाले समय में जो यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई होते हैं, उनकी उम्मीद बनेगी एक नए भर्ती की तरफ वो देखेंगे, तो उनको एक सिलेबस उनका अपना कन्फर्म होना ज़रूरी है। मनोविज्ञान की बहुत भूमिका होती है सुपर टेट के एग्ज़ाम में। 20 नंबर तो इसके आते ही हैं, बाल विकास और शिक्षण से लेकर के बहुत सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ से हो जाती है, जिससे कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो तैयार हो जाते हैं अध्यापक बनने के लिए। व्यवहारिक जानकारी उनको प्राप्त होती है, जिससे कि वो अदर सब्जेक्ट में भी अपने व्यवहार पक्ष को उजागर करके वहाँ से समझने और पढ़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना देर किए हम लोग व्यक्तिगत विभेद का अध्ययन करें। व्यक्तिगत विभेद के विषय में केवल इतना ही कहेंगे कि शार्ट में इसको समझना है तो केवल इतना समझ जाइए कि जैसे दो व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते हैं, वैसे ही दो व्यक्तियों का विकास भी एक जैसा नहीं होता है। यही एक लाइन में इसकी परिभाषा होती है। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में परस्पर भिन्नता का होना प्रकृति की स्वाभाविक देन है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। वस्तुतः विभिन्न व्यक्तियों में परस्पर कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के संतानों में भी रूप रंग, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि आदि में भिन्नताएं होती हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत खंड में व्यक्तिगत विभेद तथा उसके शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा की गई है। यानी कि इस वीडियो में जो चर्चा की जाएगी वो चर्चा होगी व्यक्तिगत विभेद होता क्या है और शिक्षा में उसकी भूमिका क्या होती है, शैक्षिक निहितार्थ उसका क्या होता है। इन चीज़ों को हम समझेंगे। अब व्यक्तिगत विभेद का अर्थ हम समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत विभेद का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर हम लोग हैं व्यक्तिगत विभेद के अर्थ को समझेंगे। तो अर्थ को समझना है। व्यक्तिगत विभेद के अर्थ को समझने के लिए देखेंगे इसमें कि व्यक्तिगत विभेद का इतिहास संभवतः मानव जाति के इतिहास जितना ही प्राचीन है। इस लाइन का मतलब ये है कि इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि व्यक्तिगत विभेद का इतिहास कितना पुराना है। मतलब हम कब से ये जानना शुरू कर देते हैं कि लोगों में अंतर पाया जाता है। ये समय सीमा कौन सी है कि जब हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। तो कह रहा है कि उसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति का इतिहास। यानी कि जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है, हम मान सकते हैं कि तब से लोगों में व्यक्तिगत विभेद है।
सदैव ही व्यक्तियों में उनकी योग्यताओं सामर्थ्य के आधार पर भेद किया जाता है। प्राचीन काल में व्यक्ति की शारीरिक सामर्थ्य तथा मानसिक योग्यता के आधार पर भेद करने के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। कह रहा कि प्राचीन काल में व्यक्ति के शारीरिक सामर्थ्य और मानसिक योग्यता के आधार पर भेद करने के उदाहरण मिलते हैं, परंतु उस समय शारीरिक सामर्थ्य तथा मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधियां अप्रामाणिक थी। उस समय प्रामाणिकता नहीं थी। प्रामाणिकता नहीं होने का मतलब यह है कि सटीक तौर पर हम ये नहीं कन्फर्म कर सकते थे कि कोई व्यक्ति शारीरिक क्षमता में कितना डिफरेंट है, कोई व्यक्ति मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग दूसरे से कितना अलग है। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण के फलस्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता का विचार स्पष्ट रूप से सामने आया। अब एक बात आती है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सबसे पहले कब प्रारंभ होता है। तब उसकी एक घटना यहाँ पर समझाया गया है कि सन 1796 में ग्रीनविच वेधशाला के एक कर्मचारी को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके कार्य करने की यथार्थता कुछ कम थी। मतलब जितने भी कर्मचारी उस वेधशाला में कार्य कर रहे थे उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो बाकियों की तुलना में उसके जो कार्य करने की यथार्थता थी वो थोड़ी सी कम थी। कहने का मतलब है कि उसमें त्रुटियां ज़्यादा थी बाकी लोगों की तुलना में। यहीं से समझ में आता है कि कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पर विचार विमर्श होना शुरू हो जाता है। तब ये देखा जाता है कि क्या यही वो समय है जब से हम ये माने कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन शुरू हुए। तो इसके इतिहास को खंगाला गया तो पाया गया कि सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा था, हेरिडेटरी जीनियस, जिसका नाम था, यहाँ पर है, अंडरलाइन करता हूँ, 1869 ईस्वी में सर फ्रांसिस गाल्टन ने, ये पिछली बार क्वेश्चन भी आ चुका है सुपर टेट में कि हेरिडेटरी जीनियस किसने लिखा है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने, ये पिछले सुपर टेट के एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 ईस्वी में हेरिडेटरी जीनियस नामक एक पुस्तक लिखी और यही प्रमाण प्राप्त होता है कि यहीं से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत हुआ था। इसके पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। 20वीं शताब्दी में बिने, पियर्सन, कैटन, टर्मन आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत विभेद का विधिवत अध्ययन किया। मतलब कि ये जो बुद्धि के संप्रत्यय देने वाले लोग हैं, बुद्धि के संदर्भ में जो अध्ययन करने वाले ये लोग हैं, उसी के आधार पर विभिन्नता का अध्ययन करने का ये प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि आधुनिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभेद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया जाता है। व्यक्तिगत विभेद से तात्पर्य क्या होता है कि इसका तात्पर्य होता है रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना। मतलब कि शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व, इन सब मामलों में एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। यही तात्पर्य होता है, यही अर्थ होता है व्यक्तिगत विभेद का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। व्यक्तिगत विभेदों की बालकों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन ये भूमिका तब कन्फर्म होती है जब ये अध्यापक समझे कि बच्चे शारीरिक गठन में, बुद्धि में, रुचि में, स्वभाव में, व्यक्तित्व में अलग होते हैं। क्योंकि अध्यापक जब समझेगा तब वो प्रयास करेगा कि वह इस प्रकार का शिक्षण कार्य करे कि सभी बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें, सभी बच्चों को विकास करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त हो सके। बालक की बुद्धि, रुचि, योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। और यदि उसकी बुद्धि, रुचि, योग्यता के अनुरूप यदि विकास का अवसर नहीं मिल रहा है तो बालक का कभी भी सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता है। और वह अध्यापक जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करते हुए अपने कक्ष में प्रवेश करने के बाद वह केवल बलात् अपने बुद्धि का प्रदर्शन करता है, बच्चों को नहीं समझता है, वह अध्यापक वास्तव में अध्यापक नहीं हो सकता है और उसकी अध्यापन शैली से बच्चे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं।
व्यक्तियों में जिन बातों में भिन्नता पाई जाती है उनके आधार पर व्यक्तिक विभेद को बांटा गया है। उसके प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि किन किन बातों में व्यक्तियों में जनरली जो है कि जनरल तौर पर, सामान्य तौर पर वो कौन से पक्ष होते हैं जिनमें व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। तो उसको मूलतः 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला उसमें समझाया जा रहा है शारीरिक विभिन्नताएं, यानी फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस में क्या समझाया जाता है कि विभिन्न व्यक्ति रंग रूप, शारीरिक गठन, ऊंचाई, भार, लिंग भेद आदि शारीरिक विशेषताओं में भिन्न होते हैं। कुछ व्यक्ति लंबे होते हैं, कुछ औसत लंबाई के होते हैं तथा कुछ ठिगने कद के होते हैं, मतलब नाटे कद के होते हैं। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं तथा कुछ व्यक्ति दुबले होते हैं, कुछ व्यक्ति गोरे होते हैं तथा कुछ व्यक्ति काले होते हैं। कुछ व्यक्ति कुरूप होते हैं तथा कुछ व्यक्ति सुंदर होते हैं। कुछ मजबूत होते हैं और कुछ हृष्ट पुष्ट होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति क्षीण व कमजोर होते हैं। ये विभिन्नता होती है शारीरिक नज़रिए से। मानसिक नज़रिए से हम देख लेते हैं मेंटल डिफरेंसेस क्या होता है। तो इसमें कहता है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति मानसिक गुणों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि, रुचि, सृजनशीलता, स्मरण शक्ति जैसे विभिन्न मानसिक गुणों में व्यक्तियों में विभेद पाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं जबकि कुछ व्यक्ति मूर्ख होते हैं। कुछ बालक पढ़ने में तेज होते हैं जबकि कुछ बालक खेलने में तेज होते हैं। कुछ बालक नवीन बातों को शीघ्रता से सीख लेते हैं जबकि कुछ बालक नवीन बातों को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कुछ बालक एक बार सुनी बात को लंबे समय तक याद रख लेते हैं जबकि कुछ बालक बातों को शीघ्रता से भूल जाते हैं। ये होता है मेंटल डिफरेंसेस। अब तीसरा पक्ष जो निकल करके आता है उसको कहता है कि पर्सनालिटी डिफरेंसेस, व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता क्या होती है। तो इसमें कहता है कि विभिन्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी परस्पर कुछ न कुछ भिन्न होता है। कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं जबकि कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि जो अपने भाव विचार दूसरे तक पहुंचा ना सके। बहिर्मुखी वो होता है जो अपने भाव विचार दूसरे तक अभिव्यक्त कर दें, यानी कि मुंहफट टाइप के होते हैं, बोलते हैं जो कुछ अंदर आया वो बोल देंगे। अंतर्मुखी जरूरी बातों को भी अपने अंदर दबा कर रखते हैं। ये होता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कुछ व्यक्ति नम्र स्वभाव के होते हैं जबकि कुछ व्यक्ति उग्र स्वभाव के होते हैं। नम्र स्वभाव का मतलब है कि थोड़ा बहुत उनको उल्टा भी लग जाए तो भी बर्दाश्त करने की शक्ति रखते हैं। जो उग्र स्वभाव के होते हैं वो अपनी उग्रता का प्रदर्शन कर देते हैं। कुछ व्यक्ति हंसमुख होते हैं और प्रसन्नचित रहते हैं जबकि कुछ व्यक्ति उदार व कठोर होते हैं। कुछ व्यक्ति सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ व्यक्ति एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति के होने का मतलब है कि समाज उनके लिए प्यारा होता है, लोग उनके लिए प्यारे होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, है ना, एक माधुर्य पूर्ण संबंध होते हैं उनके, वो समाज से मिले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकांत प्रिय होते हैं, एकाकी होते हैं, मतलब वो अकेले में ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। ये होता है व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता। अब समझाता है कि व्यक्तिक विभेद के कारण क्या होते हैं, यानी किन कारणों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो कारणों की व्याख्या करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो सामने आता है वो वंशानुक्रम आता है, हेरिडिटी, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है? कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। गाल्टन, पियर्सन, टर्मन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी होता है। किसी व्यक्ति को वंशानुक्रम में अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से क्या क्या गुण मिलेंगे यह केवल संयोग पर निर्भर करता है। माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणसूत्रों के असंख्य भिन्न भिन्न समुच्चय होने के कारण एक ही माता पिता के संतानों में परस्पर भिन्नताएं पाई जाती। असल में होता क्या है कि माता का ओवम और पुरुष का स्पर्म, ये दोनों जब मिलते हैं
तो जाइगोट का विकास करते हैं, भ्रूण का, जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि 23 गुणसूत्र माता से और 23 ही गुणसूत्र पिता से मिलते हैं। 23 गुणसूत्रों में जो 22 जोड़ा होता है वो दोनों में समान होता है। 23वें जोड़े में अंतर पाया जाता है। 23वां जोड़ा माता का जो होता है वो XX होता है और पिता का XY होता है। यहीं से माता के X से पिता का X मिलता है तो लड़की, और माता के X से पिता का Y मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ये तो लड़की और लड़के की बात हो गई। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में जो पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है उसकी इकाई जो होती है वो जीन होती है। गुणसूत्रों पर जीन चिपके होते हैं और प्रत्येक जीन में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। 100 से लेकर के 160, 200, 300 तक के लक्षण होते हैं प्रत्येक जीन में। लेकिन ये ज़्यादातर जो लक्षण, जो गुणधर्म हमारी पीढ़ियों के होते हैं, माता पिता के होते हैं, ज़्यादातर वही लक्षण आने वाली पीढ़ियों में भी आते हैं। लेकिन पीढ़ियों में आते जरूर हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही माता पिता की दो संतानें तब भिन्न गुणों वाली क्यों हो जाती हैं? जब माता पिता से ही लक्षण आते हैं तो जो लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए वही हमारे भाई बहन के अंदर होने चाहिए। लक्षणों में अंतर क्यों पाया हो जाता है? तो लक्षणों में अंतर हो जाता है वातावरण के प्रभाव से। हमारे समय में हमारा परिवेश कुछ और है, हमारे भाई बहनों के समय में उनका परिवेश कुछ और होगा। ये जो जीन में जो गुण आते हैं माता पिता से, वो उपयुक्त वातावरण प्राप्त करके प्रस्फुटित होते हैं, निखरते हैं। अगर हम संक्षेप में समझें तो ये कह सकते हैं कि आनुवांशिकता हमको विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है और वातावरण अवसर प्रदान करता है। क्षमता लेकर पैदा होते हैं, लेकिन उस क्षमता के अकॉर्डिंग यदि वातावरण मिल गया तो उस क्षमता के मुखर होने का अवसर प्राप्त हो गया, तब वो विकसित हो जाएगा। ऐसे ही आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव से व्यक्तियों में परस्पर अंतर पाया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग माता पिता के संतान होने के कारण अलग अलग गुणों के होते हैं। अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड हुए हैं तो अलग अलग लक्षण होंगे उनके, अलग अलग उनके एड्रेस होंगे। वातावरण क्या करता है? एक ही माता पिता के संतान भी अगर है तो वह भी लक्षणों में भिन्न हो जाएगी। ये वातावरण की भूमिका होती है और अलग अलग लोगों में वातावरण की भूमिका के कारण विभिन्नता होती ही रहेगी। बाकी वातावरण के आधार पर हम विभिन्नताओं को अगर देखें तो इसमें समझाता है कि दो प्रकार का वातावरण होता है, मुख्य रूप से भौगोलिक वातावरण और एक सामाजिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण की हम बात करें तो ठंडे तथा गर्म देश के बच्चों में शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं, और सामाजिक वातावरण की बात करें तो जैसे समाज में रहेगा, जैसे परिवेश में बच्चा रहेगा, वैसे बच्चे का लक्षण विकसित होगा। ये दो प्रकार से ये वातावरण बच्चों को प्रभावित करता है, इसलिए उनमें विभिन्नताएं होती हैं। तीसरी बात हम देखेंगे मैच्योरिटी, परिपक्वता देखेंगे। परिपक्वता का संबंध होता है उम्र से, एज से। भिन्न भिन्न आयु के बच्चों में शारीरिक और मानसिक दृष्टियों से काफ़ी अंतर होता है। वातावरण के प्रभाव तथा अधिगम से भी व्यक्तियों में परिपक्वता आती है। कम आयु के बच्चों की ऊंचाई व भार कम होता है, जबकि अधिक आयु के बच्चों की ऊंचाई व भार अधिक होता है। ये हो गया मैच्योरिटी। इसको भी समझना होगा आपको कक्षा में कि ज़रूरी नहीं है कि क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लें कि क्लास 3 में मान लीजिए आप पढ़ाने गए हो, तो क्लास 3 के ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे एक ही उम्र के हों। हो सकता है कि कोई बालक उसमें अपने बाकी बच्चों की तुलना में उम्र में ज़्यादा हो, तो जो उम्र में ज़्यादा है उन बच्चों की तुलना में वो मेच्योर है। मेच्योर का मतलब केवल ये नहीं है कि वयस्क हो जाना। यहाँ सापेक्ष अध्ययन चल रहा है कि बाकी बच्चों की तुलना में उसकी मेच्योरिटी कुछ ज़्यादा है। जब उसकी मेच्योरिटी कुछ ज़्यादा है तब वो उनकी तुलना में कुछ ज़्यादा है ही। इस बात को समझते हुए आपको शिक्षण कार्य करना है। चौथे पक्ष को हम देखेंगे तो बुद्धि, इंटेलिजेंस।
बुद्धि के आधार पर भी, ये बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण कारक है, इसके आधार पर भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है और न केवल विभिन्नता बल्कि व्यापक अंतर पाया जाता है। बुद्धि भेद के कारण व्यक्ति की शैक्षिक तथा व्यावसायिक उपलब्धियों में पर्याप्त अंतर आ जाता है। बुद्धि मानसिक योग्यता के साथ सृजनात्मकता, अधिगम क्षमता तथा सामाजिक समायोजन को भी प्रभावित करती है। पांचवी की बात करेंगे तो लिंग भेद आ जाएगा। लिंग भेद के कारण बालक तथा बालिकाओं में शारीरिक गठन, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से अंतर पाया जाता है। बालक बालिकाओं के शारीरिक गठन, स्वभाव तथा व्यक्तित्व संबंधी गुणों में भिन्नता पाई जाती है। बालक प्रायः कठोर साहसी होते हैं, जबकि बालिकाएं प्रायः कोमल, दयालु, लज्जाशील होती हैं। ये तो हो गया लिंग के आधार पर। स्वास्थ्य के आधार पर बात करें तो स्वास्थ्य के आधार का मतलब ये हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में अंतर पाया जाता है बालकों में। कुछ व्यक्तियों का दिल डौल ढांचा सुदृढ़ होता है, जबकि कुछ का कमजोर होता है। कुछ हृष्ट पुष्ट होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टि से भी ठीक यही विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो बैकग्राउंड का मतलब हो जाएगा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक। जो बैकग्राउंड है उसकी पृष्ठभूमि जो है वह व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसका भी होता है। विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि में पालन पोषण होने पर बच्चों में भिन्न भिन्न गुण आ जाते हैं। यह हमने वातावरण में इसकी चर्चा कर दी। इसके बाद बात करते हैं जाति प्रजाति। जाति प्रजाति का मतलब होता है कि प्रायः ये देखा जाता है कि भिन्न भिन्न जाति अथवा भिन्न भिन्न प्रजाति के व्यक्ति परस्पर शारीरिक रूप रंग, मानसिक चिंतन व सामाजिक सोच में काफ़ी भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रजाति के लोग काले होते हैं, जबकि कुछ प्रजाति के लोग गोरे होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो थोड़ी सी बात कर दी गई है कि इसी प्रकार से ब्राह्मण प्रायः अध्ययनशील होते हैं, क्षत्रिय प्रायः साहसी तथा वैश्य प्रायः व्यापार में कुशल होते हैं। ये हमारे प्राचीन सामाजिक परंपरा को देखते हुए ये चीज़ें चर्चा की गई हैं। ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि सामरिक संस्कृति हो गई है भारत की। इसको अगर बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अब कन्फर्म नहीं हो सकता है कि कौन किस प्रजाति का है। हम केवल संक्षेप में इतना ही कहेंगे, इसलिए ये विभिन्नता दूसरे प्रकार की हो जाएगी। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभेदों का मापन क्या होगा। मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मापन कैसे करेंगे इसका। तो मापन के लिए 5 विधियां दे रखा है यहाँ पर। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण, टेस्ट, मापनी, स्केल, व्यक्ति इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड और संचयी अभिलेख। देखते हैं इसमें क्या चर्चा होती है। बहुत संक्षेप में चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। आप लोग चाहेंगे तो नोट्स साथ में साथ बनाते रहिएगा। पहला देखते हैं अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है, अवलोकन व्यक्तियों के गुणों का मापन करने की एक अत्यंत प्राचीन तथा सर्वसुलभ विधि। इस विधि में कोई एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर उनके गुणों का वर्णन करते हैं। छोटे बच्चों, अनपढ़ व्यक्तियों, मानसिक रोगियों, विकलांगों तथा अन्य भाषाभाषी व्यक्तियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन करने के लिए अवलोकन एक उपयोगी विधि है। ऑब्जर्वेशन करना, देख करके। परीक्षण में होता क्या है कि आधुनिक समय में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन करने के लिए परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का, शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए व्यक्तित्व परीक्षणों का, अभिरुचि का मापन करने के लिए अभिरुचि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। मापनी में क्या होता है। मापनी का मतलब है, मापन का मतलब होता है जिसमें मात्रात्मक विवरण होता हो। मात्रात्मक विवरण का मतलब होता है कि क्वांटिटी के रूप में व्यक्त किया जाए। जैसे अभिवृत्ति का मापन करने के लिए अभिवृत्ति मापन तथा रुचि का मापन करने के लिए रुचि मापनी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंटरेस्ट को क्लियर कर दिया जाए कि किस क्षेत्र में इनकी रुचि है, वही चीज़ है। व्यक्ति इतिहास विधि का मतलब है कि जीवन इतिहास को जान करके, उसके पिछले जीवन इतिहास को जान करके उसकी विभिन्नताओं का न केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बल्कि उसके कारणों को समझ करके सकारात्मक प्रयास भी किए जाते हैं। संचयी अभिलेख में कहता है कि संचयी अभिलेख बालकों की शैक्षिक प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। संचयी अभिलेख वास्तव में छात्रों के शैक्षिक इतिहास को प्रस्तुत करता है। शैक्षिक इतिहास को प्रस्तुत करने का मतलब यह है कि एक अभिलेख के जरिए बालक के विकास की प्रक्रिया को अभिव्यक्त किया जाता है कि किस क्लास में बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा है,
इसको अभिव्यक्त करके उसकी खुद की विभिन्नता को समझा जा सकता है। व्यक्तिक विभेद तथा शिक्षा देख लेते हैं। व्यक्तिक विभेद और शिक्षा की बात करते हैं थोड़ा सा स्पीड में कि कक्षा का सीमित आकार, लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास। देखो, जितने कम बच्चे बैठे रहेंगे आपके सामने उतने जल्दी आप बच्चों के बीच का अंतर समझ पाओगे। जितनी ज़्यादा संख्या होगी अध्यापक के लिए उतना ही कठिन हो जाएगा उनकी विभिन्नता को समझने के लिए, उनके बीच डिफरेंसेस को जानने के लिए। अब अगर डिफरेंसेस को एक अध्यापक नहीं समझ पाता है तो वह शिक्षण कार्य प्रभावकारी नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कक्षा का सीमित आकार किया जाता है, निश्चित छात्रों की संख्या निर्धारित की जाती है। छात्रों का वर्गीकरण, छात्रों के वर्गीकरण का मतलब है कि एक समूह के बच्चे एक, दूसरे समूह के बच्चे दूसरे, मानसिक आयु की दृष्टि से, शारीरिक प्रौढ़ता की दृष्टि से, पूर्व अधिगम और संवेगात्मक परिपक्वता की दृष्टि से छात्रों को समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वर्गीकरण यहाँ से क्लियर हो जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही। पाठ्यक्रम भी विभिन्न रखा जाता है, पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता लाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सभी बच्चों की रुचियां अलग अलग होती हैं। किसी का कला पढ़ने का इंटरेस्ट होगा तो किसी का विज्ञान पढ़ने का इंटरेस्ट होगा। इस हिसाब से विभिन्नता के कारण ही पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता लाई जाती है। शिक्षण विधियों में भी विभिन्नता लानी चाहिए। शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होता है कि जब अध्यापक लगातार शिक्षण विधियों का परिवर्तन करता रहेगा अपने शिक्षण कार्य में, किसी बच्चे को किसी एक शिक्षण विधि से इंटरेस्ट लगेगा तो किसी बच्चे को किसी दूसरे शिक्षण विधि से इंटरेस्ट लगेगा। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। गृह कार्य देने में भी आसानी होती है। तीव्र बुद्धि के बच्चों को कठिन गृह कार्य देंगे, मंद बुद्धि के बच्चे को सरल गृह कार्य देंगे, होमवर्क देंगे। यही कुल मिला जुला करके व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता को दो श्रेणियों में भी विभक्त किया जाता है। दो श्रेणियों में विभक्त करने का मतलब होता है कि एक अंतः वैयक्तिक विभेद बताया जाता है और एक अंतर वैयक्तिक विभेद बताया जाता है। अंतः वैयक्तिक विभेद का मतलब है जो व्यक्ति के अंदर स्वयं में विभिन्नता होती है। जैसे कोई बालक पढ़ने में बहुत तेज है तो जरूरी नहीं है कि वह खेलने में भी तेज हो, जरूरी नहीं है कि वह संगीत में भी निपुण हो। ये व्यक्ति के अंदर की स्वयं की जो विभिन्नता होती है कि सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति उसी प्रकार से होनहार नहीं हो सकता है। अंतर वैयक्तिक विभेद का मतलब है कि दो बालकों में तुलनात्मक रूप से विभिन्नता को देखा जाए। ये दो श्रेणियां विभिन्नता की बांटी जाती हैं। ये रही टोटल विभिन्नता की बात। विभिन्नता की व्यक्तिगत विभिन्नता पर एक प्रश्न संग्रह क्वेश्चन की भी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि विभिन्नता पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं। एक वीडियो 50 क्वेश्चन के हमने डाल रखा है। आगे भी जैसे जैसे हम चैप्टर लाते रहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के बाद हम लाएंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण को। तब हम वंशानुक्रम और वातावरण पर भी आपको क्वेश्चन दे देंगे। प्रयास करेंगे कि इस लॉकडाउन में आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड हम करते रहें, प्रश्नों के साथ भी और टॉपिक के साथ भी, जिससे कि आप नोट्स भी बना सको। धन्यवाद, नमस्कार।